नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। होर्मुज पर सुपर पावर अमेरिका की हेकड़ी निकलती जा रही है। जिस इरादे के साथ अमेरिका ईरान पहुंचा था वो इरादे तो पूरे नहीं हुए, लेकिन जो हालात अमेरिका के बन रहे हैं, जाहिर सी बात है उसे देखकर ट्रंप के पसीने छूट रहे हैं। स्ट्रेट अप होर्मुज पर इस वक्त ईरान का फुल कंट्रोल है, जिससे अमेरिका तेल की एक एक बूंद के लिए त्राहिमाम कर रहा है। बेशक आंकड़ों के लिहाज से वो आपको ये दिखाने की कोशिश करे कि अमेरिका इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल मैन्युफैक्चरर है, लेकिन हकीकत तो यह है कि अमेरिका में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और अमेरिकन तेल के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, जिससे अमेरिका कांप रहा है। हालात यह है कि ईरान अब ट्रंप और अमेरिका को तेल के एक एक बूंद के लिए तरसाने की तैयारी भी कर रहा है। लेकिन ठहरिए, व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप की हालत क्या है? डोनाल्ड ट्रंप तो अमीर आदमी, उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो अपनी धुन में मगन है, वो अपने मुंह मियां ही मिट्ठू बन रहे हैं। दुनिया उनके सनकीपन का शिकार हो रही है, लेकिन ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी टेरिटरी होर्मुज बन चुका है। गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका ने अपनी पूरी नौसेना का ब्लॉक लगा रखा है, लेकिन ईरान ने क्या किया? ईरान ने सीधे अमेरिकी नाकेबंदी के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ते हुए अपनी संसद में एक ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया जिससे वॉशिंगटन की नींद उड़ गई। ईरान ने साफ साफ कह दिया कि होर्मुज हमेशा के लिए बंद है और जो भी जहाज यहां से गुजरेगा उसे टैक्स देना ही होगा। इसे कहते हैं अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड की आंखों में आंखें डालकर चुनौती देना। अब अगर अमेरिका की औकात है तो वो आगे बढ़ के होर्मुज को खुलवा ले, वरना चुपचाप लाचारी भरी नजरों से तमाशा देखता रहे। और अमेरिका की वजह से पूरी दुनिया लाचार हुई पड़ी। अब आपको बताते हैं कि होर्मुज पर ईरान का मास्टर प्लान क्या है। होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की तैयारी में है ईरान, और इसके लिए संसद ने टोल लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को ईरान को फीस चुकानी होगी। फीस के बदले समुद्री सेवाएं मिलेंगी, सुरक्षा मिलेगी, इंश्योरेंस मिलेगा, और खास परिस्थितियों में जहाजों को ईंधन भी दिया जाएगा। जहाज का ख्याल भी रखा जाएगा। ईरानी रियाल या पसंद की किसी दूसरी करेंसी में भी फीस अदा की जा सकती है। जाहिर सी बात है, होर्मुज ने पूरी दुनिया को बता दिया कि होर्मुज पर ईरान का ही सिक्का चलता है, और दुनिया के नक्शे पर होर्मुज कहां है शायद ट्रंप के सलाहकार उन्हें बताना भूल गए, तभी तो वो इसे अमेरिकी इलाका बता रहे हैं और अपनी जागीर समझने की भूल कर रहे हैं। गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड का भारी तमाशा खड़ा किया हुआ है। ढिंडोरा पीटा गया कि अमेरिका ने होर्मुज को सील कर दिया है, लेकिन ईरान की संसद ने बिना डरे बिना झुके इस बिल को साफ कर दिया, पास कर दिया और कह दिया कि होर्मुज हमारा है और हमारी मर्जी से ही यहां से कोई जहाज जाएगा। तो अमेरिका छटपटा गया, क्योंकि अमेरिका के पास इस वक्त तेल की किल्लत है, और अमेरिका में तेल की कीमत पर गैलन अगर बात करें तो लगभग 4.5 से $5 पर बैरल तक है। और यही जंग शुरू होने के 6 महीने पहले अगर बात करें, लगभग फरवरी और जनवरी की बात की जाए तो ये $2-2.5 पर गैलन के आसपास की कीमत थी। तो खामियाजा सिर्फ दुनिया नहीं भुगत रही। आपको बताते हैं होर्मुज पर ईरान ने कैसे अमेरिका को लताड़ लगाई है। ईरानी अथॉरिटी ने दर्जनों जहाजों की लिस्ट तैयार की। दुश्मनों के दर्जनों जहाजों की लिस्ट है जिनके आने जाने पर रोक रहेगी। ईरान ने पड़ोसी देशों को भी सख्त चेतावनी दी है कि आर्थिक युद्ध जारी रहा तो तेल निर्यात पर रोक लगेगी। होर्मुज फारस से तेल नहीं जाने देंगे। दुनिया एक एक बूंद के लिए, अमेरिका एक एक बूंद के लिए तेल के लिए तरसेगा। अब जरा सुपर पावर के घरेलू हालात को जरा देख लीजिए, जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप को भी डर लगने लगा है। ऐसा लग रहा है उनका पॉलिटिकल करियर अब स्ट्रेक पर है। अमेरिका के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया, जंग शुरू होने के बाद से अब तक अमेरिका में कच्चे तेल को गैस की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। आम अमेरिकी नागरिक जब सुबह उठकर अपनी गाड़ी में तेल डलवाने जाता है तो उसका वॉलेट खाली हो जाता है, जैसे हमारे हो रहे हैं। उनका थोड़ा ज्यादा हो रहा है। महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तेल की भयंकर किल्लत है। सबका गुस्सा किस पर फूट रहा है? डोनाल्ड ट्रंप पर। अमेरिकी जनता सड़कों पर है। लोग पूछ रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसों से गल्फ ऑफ ओमान में नेवी तो भेज दी, लेकिन हमारे घर का चूल्हा और गाड़ी का टैंक खाली क्यों पड़ा है? अमेरिका में तेल की कीमतें फरवरी में जंग शुरू होने के बाद कब कितनी बढ़ी, ये भी आप जरा स्क्रीन पर देख लीजिए।
28 फरवरी ये वही तारीख है जब अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। इस दिन ये कीमत $2.98 पर गैलन थी। मई 2026 में तकरीबन $4.62 पर गैलन। फिर जुलाई के आसपास आपने देखा होगा कि थोड़ी नरमी हुई थी दोनों के बीच में, तो कीमत गिरकर आ गई $3.96 पर गैलन। अब अगस्त में फिर से पहुंच गई कीमत $4.18 पर गैलन। जाहिर सी बात है, अगर तेल की कीमतें महंगी हो रही हैं तो इसका असर ट्रांसपोर्टेशन पर भी होता है। महंगाई बढ़ना लाजमी है, लेकिन ट्रंप को अपने लोगों की इस तकलीफ से कोई परवाह नहीं है। वो होर्मुज को लेकर अपनी अलग खिचड़ी पका रहे हैं। उन्हें लगता है कि बयानबाजी समंदर का पानी और तेल दोनों बदल जाएगा। अमेरिकी जनता कह रहे हैं, साहब पहले वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क की फिक्र कर लो, फिर होर्मुज को लेकर डींगे हाँकना। अगर ईरान ने यहां पूरी तरह से कुंडी लगा दी है, यानी होर्मुज को पूरी तरीके से सील कर दिया है, तो ट्रंप वाकई एक एक तेल के बूंद के लिए तरस सकते हैं, यानी कि अमेरिका को प्रॉब्लम हो सकती है। होर्मुज को लेकर प्लान क्या है अमेरिका का? प्लान यह है कि होर्मुज नया अमेरिकी क्षेत्र है। होर्मुज पर अमेरिका का कंट्रोल बताने की रणनीति है। ईरान के बंदरगाह और होर्मुज के आसपास यूएस नेवल ब्लॉकेड है। ईरान के तेल निर्यात पर पाबंदी लगाने की कोशिश है। अमेरिका ने होर्मुज के दक्षिणी हिस्से में गुप्त कॉरिडोर भी बनाया, जहां से तेल निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बहुत मशहूर कहावत है, गाल बजाने से कुछ नहीं होता, जमीन पर एक्शन लेना होता है। डोनाल्ड ट्रंप एक्शन की बजाय गाल बजा रहे हैं। ट्रंप सोच रहे हैं पाबंदियां लगाकर ईरान को घुटनों पर ले आएंगे। पाबंदियां ईरान पर 1979 से लगी हुई है। ट्रंप की हेकड़ी इस वक्त ईरान के इरादों के सामने पस्त नजर आ रही है। अमेरिका की इकोनॉमी को झुलसा रही है। अगर ट्रंप ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो वो दिन दूर नहीं जब सुपर पावर कहलाने वाला देश एनर्जी क्राइसिस के दलदल में फंसा नजर आएगा। तो क्या ट्रंप की गलत नीतियों की वजह से अमेरिका का सूर्यास्त होने वाला है, और क्या वाकई अमेरिका इस वक्त बहुत बड़ी एनर्जी क्राइसिस में है? बातचीत करने के लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़े, रक्षा विशेषज्ञ विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ पूर्णिमा नाथ, भू राजनीतिक विश्लेषक, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट अमेरिका से लाइव, मौलाना नाजिम अशरफी, ईरान मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर अचिताभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल के सर आपसे, अमेरिका जो ये दावा करता है कि वो ऑयल का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाले देशों में से आज की तारीख में है, लेकिन फिर भी वहां तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही है? अमेरिका में एनर्जी क्राइसिस का मतलब क्या है? जय हिंद। देखिए, जय सर। अमेरिका के अंदर में यदि आप देखें मोटे तौर पे, तो जो एसपीआर है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, जो आज के दिन में उनके पास मात्र 294 मिलियन बैरल है, जो कि तकरीबन उनका कंजम्पशन है पर डे का 20 मिलियन बैरल पर डे। तो 14 या 15 दिन का उनके पास बचा है। यदि 2025 में चले जाएं तो ये फिगर उनके पास जो भंडार था, जो करते हैं 411 मिलियन बैरल्स थे 125 दिन का। तो देखिए, इस पीरियड में ये जो इन्होंने वॉर किया है, ये मात्र 14 से 15। आज की खबर जो है, देखिए उनके जो एविएशन फ्यूल है, मोस्ट ऑफ द उनके जो एयरपोर्ट्स हैं उसके अंदर में कुछ में तो अवेलेबल ही नहीं है, और वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पूरा, ये केवल नहीं कि गाड़ियां ठप हो जाएंगी, जो एविएशन फ्यूल भी, और देखिए वहां काफी कंजम्पशन होता है कि फ्लाइट्स बहुत हैं, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्लाइट्स जाते हैं। तो वो तो ये आंकड़े हैं, इसको कोई झुटला नहीं सकता। वो कितनी भी बात कर ले, स्कॉट बेसेंट कहें कि नहीं, वो तो इकोनॉमिक वॉरफेयर ऐसा छेड़ेंगे कि पूरे घुटने पे आ जाएगा। तो ये केवल कोहर्शन की एक ये है। हकीकत उसी तरह है जो उन्होंने कहा कि पूरा का रिजीम चेंज कर देंगे, फेल्ड, टोटली फेल्ड। फिर उन्होंने सेकंड कहा कि कोहर्शन, हम आपको पाषाण युग में ले जाएंगे, पत्थरों के युग में, बॉम्बार्डिंग की, कुछ नहीं हुआ। और देखिए आज के दिन में वो इकोनॉमिक वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, जिसमें सेकेंडरी सैंक्शन की बात कर रहे हैं। हम आज ऑयल की बात कर रहे हैं। अलास्का में कहते हैं कि बहुत बड़ा रिजर्व है, मगर वहां तो काम भी नहीं शुरू हुआ है। अलास्का में वो रशियन टेरिटरी हुआ करता था। उसी तरह वेनेजुएला के अंदर में हार्ड क्रूड लिया ना, तो उसको केवल
एक कंट्री आज रिफाइन कर सकता है, वो रिलायंस, जो कि रिलायंस के साथ वो करना चाह रहे हैं। हार्ड क्रूड है वो, और उसकी रिफाइनरी इतनी मुश्किल है, और वो उन्होंने के साथ करके वो जामनगर में रिफाइन हो सकती है सर। लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है सर सिन्हा सर, कुछ लोग फिर भी कहते हैं भाई अमेरिका को आप जानते नहीं है, अमेरिका की माइट को आप नहीं जानते, अमेरिका जीत रहा है, अमेरिका ने बहुत स्ट्रेटेजिक बढ़त हासिल कर ली है, अमेरिका की आर्मी को अभी तक नहीं समझे आप। तो मुझे ही बहुत लोग समझाने की कोशिश करते हैं। मैं तो कहता हूं कि भाई आप मुझे 2 पॉइंट बता दीजिए कि अमेरिका जीत रहा है, मैं मान लूं। भाई तेल आपके यहाँ महंगा हो रहा है, आप बाकी चीजों में आप सफर कर रहे हो, मिसाइल स्टॉक आपका कम हो गया, फिर भी अमेरिका जीत रहा है। ये तो मैं समझ ही नहीं पाता। 11 उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो ये कहते हैं ना स्टेट ऑफ हार्मोस के ऊपर में नेवल ब्लॉकेट लगा दिया था। हाँ, उन्होंने ट्राई तो किया, और देखिए जो अब्राहम लिंकन वो भाग रहा है सैन डियागो के अंदर में, वो जा रहा है वहां पर 270 दिन का। तो देखिए आउट ऑफ 11 उनके एयरक्राफ्ट कैरियर 4 लगा रखे थे, आज मात्र 2 है। उन्होंने पूरे इंडो पैसिफिक में, जो साउथ चाइना सी के अंदर में वहां पर होता था पैसिफिक से, वहां से निकाल करके भेजा है उन्होंने अभी जॉर्ज वाशिंगटन को। तो अमेरिका किसी भी तरीके से, जितने बेसेस हैं, आप एक गिना दीजिए ना कि अमेरिका ने ये पा लिया, तो ये मान, देखिए आप भले ही कम आंखें ये कहें कि हम आपको पाषाण युद्ध में खत्म कर देंगे, आज भी बातचीत से तो आप जीत सकते हैं, मगर ऐसा नहीं कि आप सुपर पावर हैं, मानते हैं इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री दिखाने के लिए तो इतनी बड़ी मिलिट्री है, अगर जमीन पे क्यों नहीं गए? उसके लिए शहादत देनी पड़ती है, उसके लिए जमीन पे जाना पड़ता है। बाय एयर इन्होंने एक बनाई थी स्ट्रेटजी, इसको कहते हैं अबव द हॉराइजन स्ट्रेटजी। हम हवा से सब चीज कर लेंगे, आपको तबाह कर देंगे। वो टोटल फेल हो गया। 21वीं सदी की इनकी बड़ी कोई बात नहीं, क्या पेंटागन की स्ट्रेटजी है कि हम हवा से, इसलिए अफगानिस्तान से निकले कि हम हवा से ही सब कुछ कर लेंगे। और बहुत लोग हमारे इंडिया में भी डिबेट करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, वो तो ऐसा है कि नेवल पावर की लिमिटेशंस, एन एयरक्राफ्ट कैरियर इज अ सिटिंग डक नाउ। यदि ईरान करता है, उनके पास कैपेबिलिटी है एंटी शिप मिसाइल्स की, उन्होंने कर दिया, तो ये जो इनके पूरे जो थे मिलिट्री डोमिनेशन की, तो केवल वो सिमट के रह जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, जो कि उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है। जिस तरह से वो कर रहे हैं इस ईस्टर्न हेमिस्फीयर में करना चाह रहे हैं, आज के दिन में पूरे फंसे हैं बहुत बुरी तरह। उनका इतना ज्यादा, यही उनका डिक्लाइन पावर है। अमेरिका डिक्लाइन पावर है, ठीक है, सुपर पावर है, बहुत बड़ा मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर है, मगर डिक्लाइनिंग है ना। और हर एक कोई भी पावर जो होती है उसकी एक डिक्लाइनिंग टाइम आती है। इतनी जल्दी डिक्लाइन होगा, मुझे कभी आकलन नहीं था इसका। बिल्कुल, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आलोक साहब मानते ही नहीं है। आलोक साहब सर को मैंने कई बार बोला कि सर आप बेशक अमेरिका पर यकीन करो, मैं नहीं कर रहा। आपको लग रहा है अमेरिका जीत रहा है, मैं नहीं मानता अमेरिका जीत रहा है। आपको लग रहा है अमेरिका एक दिन उठ के खड़ा हो जाएगा, कब्रिस्तान से बाहर आ जाएगा और अमेरिका जो है वो ईरान को ढा देगा। भाई आप पहले अपने पेट्रोल डीजल की प्राइस तो कम करो, $2 पर गैलन पर लेकर तो आओ। अगर आप दुनिया में सबसे ज्यादा तेल बना रहे तो तेल जा कहां रहा है? आप तेल बना नहीं रहे, आपका तेल निकाला जा रहा है। आलोक जी। हाँ विवेक जी नमस्कार। देखिए मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि अमेरिका की हालत वहाँ पतली है। और हमारे जनरल के सिन्हा सर ने जो बताया कि वहाँ का ऑयल रिजर्व्स भी कम हो रहा है। हालांकि जो जेट फ्यूल है उसके रिजर्व्स की कमी की बात अभी नहीं आई है, उसकी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी अभी, लेकिन फिर भी ऑयल तो कम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं, $4 से ज्यादा हो गया है, जो कि 2-3 के आसपास घूमता रहता, 3.3 के आसपास रहता था, अभी 4.5 के आसपास चल रहा है। तो कहने का मतलब यह है, मैं 2-4 और बातें बताऊंगा विवेक जी, जिससे यह साफ पता चलेगा कि अमेरिका की हालत वहां पतली होने जा रही है। एक तो यह कि पूरे जो आसपास के देश हैं, सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, एक तो मिडिल ईस्ट पर पहले मैं बता दूं कैसे ईरान ने दबाव बनाना शुरू किया। ये जितने जहाज अपने ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके ओमान के पास से यूएस नेवी के प्रोटेक्शन में वहां से निकल रहे थे, ईरान ने सबकी ब्लैकलिस्ट बनानी शुरू की और उसको ट्रैक करके, उसको ट्रेस करके उनको ईयर मार्क किया और एक लिस्ट बनाया उसने, और लिस्ट बना के बोला कि भाई इतने जो टैंकर हैं इसको मैं ब्लैकलिस्ट करता हूं, ये आगे से इस क्षेत्र में कभी भी देखे जाएंगे तो हमारे आक्रमण के शिकार हो सकते हैं। तो इससे एक दहशत हो जाएगी, और जो टैंकर जो है वो ईरान को हमेशा इस तरह से खिलाफत करके नहीं जा पाएंगे अगर वो एक्सपोज हो जाएंगे तो।
दूसरी बात यह है कि आप देखिए अभी ये भी बात चलने लगी है कि ईरान को भी ये जो इस्लामिक 3 देशों का जो संगठन हुआ है, क्या ईरान को भी इसमें शामिल किया जाए। ईरान ने बोला कि हमें अभी कोई इनविटेशन तो नहीं मिला है, लेकिन हम इसके पक्ष में है। ईरान ने भी अपना पक्ष दिखाया है। तो ये धीरे धीरे मिडिल ईस्ट के देशों को ईरान अपने पक्ष में कर रहा है। मिडिल ईस्ट के देश भी अब ये समझ रहे हैं कि ये बेहतरी इसी में है। अगर अपना ट्रेड एंड कॉमर्स और शिपिंग कंटिन्यू रखना है तो ईरान से अच्छे रिश्ते बना के चलो। इराक को ऑलरेडी मिला लिया उसने। इराक आ गया। इराक के अब शिप्स को वो फ्री जाने दे रहा है। इराक ने काफी ज्यादा तेल लगाया ईरान को और उसको मना लिया। इसी तरह से अब दूसरे देश भी आएंगे। ओमान भी अभी बातचीत के लिए तैयार हो रहा है। उसने भी अपने दूत भेजे हैं ईरान में। अभी देखिए पूरा मसला यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे दोनों जो दावे कर रहे हैं, ये अंततः किसका आधिपत्य रहता है इस पर निर्भर करेगा कि मिडिल ईस्ट का बादशाह कौन होगा। अगर ईरान इसमें सफल हो जाता है, बाकी सारे टैंकर्स बाकी देशों को हड़का करके अपने पक्ष में लेके आता है, तो ईरान इस क्षेत्र का बादशाह उसकी हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका जो कह रहा है कि वो उसके क्षेत्र में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसका पूरा कब्जा है, इस पर तो वहां के वाइस प्रेसिडेंट ने ही क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। भाई किस बात का आपका पूरा अधिकार, जब आप खुद बचा करके ट्रांसपोंडर ऑफ करके और इतने डर के जा रहे हो, और बीच बीच में 2 टैंकर पर भी आक्रमण हो गया। अब यही नहीं, रेड सी पर भी आक्रमण हो गया। वो एक सऊदी अरेबिया का जो टैंकर था, वहां पर उसको मार दिया यारमू नदी के पास में। यही नहीं, अभी बुल्गारिया में विवेक जी, बुल्गारिया में अमेरिकन एयर रिफ्यूलर्स लैंड किए थे, तो ईरान ने धमकी दे दिया बुल्गारिया को कि आप अगर वहां कोई भी देश उस क्षेत्र में अगर अमेरिकन टैंकर को, अमेरिकी फाइटर जहाज को रखता है तो वो शिकार हो सकता है हमारे आक्रमण का। तो बुल्गारिया ने अमेरिका से बातचीत करके जल्दी से वहां से टैंकर हटाए। अगर ईरान के मिसाइल आक्रमण की इतनी दहशत आसपास के देशों में है, तो निश्चित रूप से यह अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर है। और अमेरिका की पकड़ वो धीरे धीरे उस पूरे क्षेत्र में, और हो सकता है यूरोप के भी आसपास जो तटवर्ती देश है मिडिल ईस्ट से सटे हुए, उन पर भी अमेरिका की पकड़ काफी कमजोर होती दिख रही है अभी। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि अभी ईरान का जो मसला है वो कुछ ही दिनों में क्लियर हो जाएगा कि ईरान कितना शक्तिशाली बन के उभर के आएगा। ये जो D-Day वाला इकोनॉमिक सैंक्शन है वो आज लगने वाला है, और इस पर चीन ने और दूसरे कई देशों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। चीन का साफ साफ कहना है कि वो इसको नहीं मानेगा, क्योंकि 80% से ज्यादा वहां का फ्यूल वो चीन ही लेता है और चीन इस पर तैयार नहीं होगा। और अगर चीन तैयार नहीं हुआ तो क्या अमेरिका का यह D-Day इकोनॉमिक सैंक्शन सफल हो पाएगा ईरान के विरुद्ध? यही अब आने कुछ ही दिनों में ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि अमेरिका कितना हद तक दबाव बना पाता है ईरान के ऊपर। जी हाँ। अमेरिका में सिचुएशन क्या है पूर्णिमा जी? जी नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे मिड टर्म आने वाली है, तो उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है मेरे ख्याल से। एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, अभी जो चल रहा है नवंबर तक, ये होल्ड करेंगे कि ग्राउंड में बूट्स ना जाए। बट एट द एंड ऑफ द डे जो पैटर्न मुझे दिख रहा है, उस पैटर्न से मुझे नहीं लग रहा है कि ग्राउंड में बूट्स उतारेंगे नहीं। मैं आपको तो 2-3 आंकड़ा बताती हूँ और एक्चुअली फैक्ट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का रीनेम करना टू डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, उसके बाद ईरान के ऊपर अटैक करना और एक्सपेक्ट करना कि ईरान इज गोइंग टू फॉल। बट अभी 5 महीना लिटरली ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। Iran is still standing on its own. No, not one single big economy or power, world power has uh, at least publicly supported them. तो सारे उनके खुद के दम पे वो लोग खड़े हुए हैं। आज वो सिचुएशन से लेकर आप यहाँ पे अमेरिका में अगर देखेंगे, मागा के बिना यहाँ पे लोग डेफिनेटली आर नॉट पॉजिटिव अबाउट इट, बट दे डोंट हैव एनी पावर टू डू एनीथिंग, बिकॉज आपके मिलिट्री एक्सपेंस इंक्रीज हो चुकी है, कॉरपोरेट प्रॉफिट जो हो रही है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो रही है,
वेल्थ गैप जो हो रही है लिटरली एक्सपैंड हो चुकी है। टॉप 1% इज होल्डिंग ऑलमोस्ट 32% ऑफ वेल्थ इन दिस कंट्री। अब वॉर की वजह से, एक्सपेंस की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, हाउसिंग कॉस्ट की वजह से, इंश्योरेंस और रेंटिंग कॉस्ट की वजह से, अब हेल्थ केयर की कॉस्ट की वजह से लोगों की अभी सेविंग्स लिटरली है ही नहीं। तो यहाँ पे भूखमरी बढ़ने वाली है। आप एक सिनारियो आपके माइंड में आप प्ले करिए, जब लोग भूखे होते हैं उनके पास ऑप्शन क्या होता है? एट द एंड ऑफ द डे जब ड्राफ्ट करेंगे, और दिसंबर से लिटरली ऑटोमेटिक ड्राफ्ट होने वाली है, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने उसको परमानेंट लॉ भी घोषणा किया हुआ है। तो उसमें अगर 18 to 25-year-old men is already getting automatically drafted, or whether it is for selected services or actually for military services or not, we'll see. but अभी वॉर टाइम पे तो मिलिट्री सर्विस में आ ही सकती है ना। तो उसमें होगा क्या है, लोग यहाँ से अब दूसरी जगह में जाएंगे, ईरान की जगह में जाएंगे, और ईरान तो रेड कारपेट लेके बैठे हुए हैं कि आप आइए यहाँ पे। बच्चे, हमारे बच्चे, अमेरिकन बच्चे वहां पे जाके लिटरली फाइट करके बॉडी बैग्स में यहाँ पे वापस आएंगे। तब देखेंगे आप अमेरिका का सिचुएशन। और यहाँ पे आप बोल सकते हो अमेरिका इज वेल्दी कंट्री, बट वेल्थ इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड सिंस द वॉर हैज बिगन। आप देख लीजिए, डिफेंस कंपनीज, ऑयल कंपनीज, बैंक्स कितने पैसे बनाए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेक किए हैं, जबकि लोगों की यहाँ पे डे टू डे मैनेज नहीं हो पा रहा है। So this is what we are dealing with at this point of time. Unfortunately, यहाँ पे मीडिया कंसोलिडेशन हो रही है। आप ट्रम्प के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते हो। अब यहाँ मिडिल ईस्ट का जो सिचुएशन है, यहाँ वहाँ पे 3 एक्टर है जो सुपर पावर बनना चाहते हैं। एक सऊदी है, एक ईरान है, और एक इजराइल है। यहाँ पे जो सिचुएशन है, ये बोथ द पार्टीज, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, बोथ वांट इजराइल टू बी द मिडिल ईस्टर्न हेड। तो ये जो इस्लामिक वर्सेस जुडाइज्म वर्सेस अमेरिकन क्रिश्चियनिटी की जो लड़ाई चल रही है, मुझे नहीं लगता कि ये जो D-Day का जो थ्रेटनिंग डाला हुआ उसमें आपको पता चलेगा ईरान इज स्ट्रांग और नॉट। वी हैव ऑलरेडी सीन ईरान इज स्ट्रांग एंड इट स्टूड इन इट्स पोजीशन बाय इटसेल्फ। अब जब चाइना उनके साथ खड़े हो जाएंगे, तब वो अमेरिका जाएगा कहाँ? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये बड़े बड़े भाषण देने का क्या फायदा हुआ। हमने ट्रम्प को जिताया इसीलिए कि ही एक्चुअली प्रॉमिस्ड अस ही इज गोइंग टू मेक आवर लाइव्स बेटर। यहाँ पे जो सिचुएशन पहले से गंभीर थी उससे ज्यादा खराब हुआ है। आप मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे लाने के लिए बात कर रहे थे, नहीं किए। आपने यहाँ पे लोगों की हालत खराब अच्छा करने के लिए बात कर रहे थे, नहीं किए। आप जो फाइट होने वाला है यहाँ पे, आप किसी का जो वेजेस है वो आप बढ़ाएंगे नहीं, आप इन्फ्लेशन कम नहीं कर रहे हो, आप लोगों का हालत नहीं अच्छा कर रहे हो। तो अनफॉर्चुनेटली अमेरिका में रिच वर्सेस पुअर का जो हेल्थ गैप है वो एक्सपैंड हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस वी आर गोइंग टू सी पॉवर्टी आने के बाद जब ड्राफ्टिंग होगी और वॉर शुरू होगा, ये आपको बताएगा कि जो अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रम्प आया था अमेरिका को सेव करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली ही द डिक्लाइनिंग अमेरिका का एक्सिलरेट किया हुआ है और अमेरिका का हाल दुनिया में खराब किया है। सारे रिश्ते हमारे अलाइज के साथ खराब हुआ है, और ऑब्वियसली ही इज ट्राइंग टू एक्सपैंड टेरिटरी। और दिस इज व्हाट इट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। मेरे हिसाब से एक डिक्लाइनिंग जो एम्पायर है, इसका एक आइडिया है कि आप वॉर शुरू करो। वॉर के बिना आप नहीं रह सकते हो। हमारा बजट भी इंक्रीज हो चुका है वॉर के लिए, हमारा डिपार्टमेंट का नाम चेंज हो चुकी है वॉर के लिए, हमारा ड्राफ्टिंग का सिचुएशन चेंज हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आई थिंक जो बात आप बता रहे हैं, मुझे लगता है क्रक्सिस का अब ये है, जाकर निकलकर सामने आ रहा है अजिताभ जी, कि अमेरिका बगैर लड़ाई लड़े नहीं रह सकता, उसकी इकोनॉमी सर्वाइव नहीं करेगी। अमेरिका की इकोनॉमी वॉर बैक्ड इकोनॉमी है, और आफ्टर इराक, सीरिया, अफगानिस्तान अमेरिका के पास कोई भी वॉर फ्रंट नहीं था। तो अमेरिका का वॉर लॉबी इतना स्ट्रांग है कि वो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जंग छेड़ सकता है अमेरिका को लाकर। जी विवेक जी, देखिए सिर्फ वॉर लॉबी ही नहीं है, उसमें तेल लॉबी की भी बात कर लीजिए। जितने बड़े बड़े कंपनीज हैं वो सारे अमेरिका को
इलेक्शन में फंड करते हैं, खास करके राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ तो वही बात है। आज उन्होंने क्लेम किया है कि अमेरिका का जो तेल का प्रोडक्शन है वो रूस और सऊदी को मिला के उससे भी ज्यादा है। तो अब तो अपने आप को वो एनर्जी भी सुपर पावर डिक्लेयर कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि हॉर्मुज के बिना तेल की तो जरूरत ही उनको नहीं है। तो अगर जरूरत नहीं है तो क्यों दूसरे देशों को आपने फंसा रखा है? क्यों आप जाके दूसरे देशों में, इतिहास गवाह है कि 100 से ज्यादा देशों में जो तख्ता पलट हुई है, अमेरिका का कहीं ना कहीं हाथ रहा है। तो ये तो वॉर लॉबी आप जो कह रहे हैं या डिफेंस लॉबी है उनकी, निश्चित रूप से वो चाहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इनके जो व्यापारिक मंसूबे हैं राष्ट्रपति ट्रंप के, 1980 से दशक से ही देखिए इन्होंने हॉर्मुज को और खड़ग आइलैंड को निशाने पे ले रखा है। इनकी चाहत रही है वैसी। अब चाहत को ये चाल में कैसे उससे उसको अमली जामा पहनाए, ये उनकी दुविधा है, और उसी में वो फंसते जा रहे हैं। अभी जितनी भी कवायद ये आर्थिक जंग की जो बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नवंबर 3 को जो है मिड टर्म इलेक्शन है उसकी कवायद है, उसमें इनकी सांस थम रही है और कहीं ना कहीं उसको प्राण देने की कोशिश है। नहीं तो जो हालात दिख रहे हैं, कोई भी ये इकोनॉमिक सैंक्शन ऑल्सो डूम टू फेल, क्योंकि कोई भी, चाहे वो चीन हो, रूस हो, कोई भी देश इनके साथ नहीं आएगा। और जो सेकेंडरी ये सैंक्शन की बात कर रहे हैं, दूसरे देशों के भरोसे ये सैंक्शन फिर से लगाने की बात कर रहे हैं, ये वही देश है जो पिछले 6 महीने से अमेरिका के साथ नहीं खड़े रहे हैं, और अब फिर उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो अमेरिका का साथ देंगे, मुझे लगता है अमेरिका के लिए और भी दुर्दिन आने वाले हैं। जी हाँ, अमेरिका के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। आपका नाजिम साहब क्या कहना है इस मामले में, और ईरान के प्रोस्पेक्टिव से ईरान कब तक सरवाइव कर पाएगा? नाजिम साहब, आपको आवाज आ रही है? मौलाना नाजिम अशरफी, आपको आवाज आ रही क्या? जी विवेक जी, मुझे अब आवाज आई है। अभी तक आवाज आपके आने में। क्या ईरान देखिए, के मैं लिए बहुत इतना देर से सुन सर्वाइव रहा था कर पाना कि मुश्किल है? अगर तो अमेरिका वॉर के मूड से आए तो वो तो वॉर लड़ता रहेगा। उसके पास ना पैसों की कमी है, ना डॉलर की कमी है, ना संसाधनों की कमी है। जी विवेक जी, मैं आपको इस चीज पर, आपकी थोड़ी सी एक चीज पर रोशनी डालता चलूं। देखिए, ये कोई लड़ाई अमेरिका से नहीं थी, ये इजराइल वर्सेस ईरान की ये लड़ाई थी। वैसे तो फलस्तीन से थी, लेकिन वो ईरान तक चली गई और फिर अमेरिका को घसीटने क्या कहते हैं। एक एक गुंडा होता है ना, किसी मोहल्ले में, शहर में, या कहीं किसी इलाके में, कि उसका प्रोफेशनल गुंडा जिसको कहते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं लड़ेगा तो उसे लोगों के पास वो केसेस लेकर नहीं आएंगे, और जब केसेस लेकर नहीं आएंगे तो वो दलाली नहीं खाएगा, दलाली नहीं मिलेगी तो उसका भरण पोषण नहीं होगा, आप जैसे जानते हैं। तो एक प्रोफेशनल गुंडे की तरह इनकी आदत है सब में जंग करना, इधर उसको उससे लड़ाना, उसको उससे लड़ाना। इस बार ये खुद फंस गए। इन्हें ये पता ही नहीं था, मैंने अभी परसों की डिबेट में भी ये कहा था, इन्हें ये पता ही नहीं था कि इस बार जो हमें फंसाए जा रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और हुआ था बीच में कि मिडिल ईस्ट का डॉन कौन बनेगा, या मिडिल ईस्ट का जो मतलब सुपर पावर कौन बनेगा। मिडिल ईस्ट का सुपर पावर खुद मिडिल ईस्ट बनेगा। यही चीज इनकी डील हुई है। जितनी भी इस्लामिक कंट्री है, जितनी ओवरऑल मिडिल ईस्ट एंड गल्फ कंट्री है, उनकी एक पर्सनल एक डील हुई है। उन्होंने कहा है कि हम, देखिए, हम आपस में एक दूसरे का साथ देंगे, और एक दूसरे का, इसका जो है दादागिरी है, इसे जो लड़के हमसे निवाला छीनने की आदत है, लड़के कहीं का राष्ट्रपति उठाकर लाने की आदत है, कहीं का किसी का प्रेसिडेंट उठा लाता है, कहीं के किसी का कहीं जंग छेड़ी, कहीं कुछ। तो इसकी इस हेकड़ी को, दादागिरी को खत्म करना है। आखिर कब तक है ना। और उसके आगे मैं आपको बताता चलूं, ये पहले क्या था, जो मिडिल ईस्ट में जो आपस में लड़ाई थी ना, जैसे ईरान के वक्त में जंग हुई थी, तो ईरान के वक्त में उस टाइम ईरान और इराक की बहुत पहले से एक जंग चली आ रही थी। तो उस वक्त में उनके मामले इतने खराब थे कि एक दूसरे के बीच में वो नहीं बोल सकते। हालांकि तकलीफ तो उन्हें उस वक्त भी हुई थी कि क्यों एक मुस्लिम कंट्री को इसने बर्बाद कर दिया। लेकिन उस वक्त में इनकी सहमति नहीं बन पा रही थी, क्योंकि बहुत लंबे लंबे अरसे से इनकी जंग हो रही थी। अभी क्या है, अभी इस चीज को, वो जो शिया और सुन्नी वाला जो मैटर था, मैं आपको बताऊं, इस चक्कर में झगड़े थे। इस चक्कर में से यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान, ये सब सुन्नी और शिया का झगड़ा था। सुन्नी शिया के झगड़े में ईरान अकेला एक मुल्क ऐसा है जो शिया है। अब यहाँ इन्होंने ये किया कि आखिर सब है तो मुस्लिम कंट्री, शिया और सुन्नी को खत्म करिए। और कहीं ना कहीं अब अमेरिका की दादागिरी ऐसा नहीं है कि मिडिल ईस्ट के लिए, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए खतरा बनती जा रही है। जैसे आपको इसे टेररिज्म डैन कह सकते हैं अमेरिका को। ये टेररिज्म का एक घर है। तो कहीं ना कहीं आप इसके दोस्त देखिए, आप इसके दोस्तों पर नजर डालिए विवेक जी। इजराइल, जो कि बहुत ही बुरा लड़ाकू मुल्क है। पाकिस्तान, जो कि टेररिज्म वहां से पनपता है। और हमारी दोस्ती, मतलब आपके जो इंडिया की दोस्ती है वो रशिया से, रशिया की दोस्ती ईरान से।
तो ईरान वाली जो लॉबी है रशिया वाली, वो कभी भी टेररिज्म रही नहीं है, वो कभी भी आतंकवाद के जंग को बढ़ावा नहीं देती, वो उसको अमन और शांति का पैगाम पहुंचाना चाहती है, ये क्लब लॉबी है। हाँ, चीन को हम कह सकते हैं वो थोड़ा सा लाका रहा है, लेकिन उसके सामने तो अमेरिका नहीं लड़ा कभी, रशिया से तो अमेरिका नहीं लड़ा, भारत से तो अमेरिका नहीं लड़ा, पाकिस्तान से तो नहीं लड़ा, इजराइल से तो नहीं लड़ा। पाकिस्तान इजराइल से इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि वो उसके चिल है, और इन बाकी कंट्रियों से जैसे इंडिया हो गया आपका, चीन रशिया हो गया, ये उससे पावरफुल है, ये उनसे यूं नहीं लड़ा। अच्छा, लोग बड़ी आसानी से कहते थे कि अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका पावरफुल है। अमेरिका कहाँ सुपर पावर है, कहाँ पर, ये किसने दे दिया उसको सर्टिफिकेट? अमेरिका की जो आर्मी है मैं जमीन पे 72 आवर्स 72 घंटे में तहस नहस करके रख देगी ईरान की सेना। सिर्फ आप एयर अटैक्स को कह सकते हैं कि एयर अटैक्स अमेरिका का सुपर पावर है, तो कहां तक रहेगा? अभी उसकी औकात दिखाई ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं होता, लेकिन अभी 3 दिन पहले का बयान देखिए, ट्रंप कहता है मैं ईरान की कमर तोड़ दूंगा, और ऐसी कमर तोड़ूंगा जो कभी उसने सोचा भी नहीं होगा। तो उसकी ये जो बयानबाजी है, ये बड़ी जहर है, और ये जो है एक तरह से लोगों को, पूरी दुनिया को संकट में, परेशानियों में डालती जा रही है, दुविधा में। अभी मैम कह रहे थे कि हमने इसको इसलिए वोट किया था अमेरिका ट्रंप को यूएस में कि ये अच्छे दिन लाएगा, अच्छी सरकार बनाएगा, अच्छी चीजें करेगा, अच्छे रोजगार। अरे ये तो पिछली बार जब हारा था पिछले चुनाव में, तो ये तो जो बाइडेन को कुर्सी छोड़ने तैयार नहीं था। तो इसकी जो इंटेंशन थी, इसकी जो मेंटालिटी थी, वो तो वही समझ में आ गई थी, लोगों को समझ लेना चाहिए ये कुर्सी का लालची आदमी है। ये बहुत एक तरह से कहते हैं ना, इसके माइंडली गुंडा जिसको कहते हैं, इसको लड़ना है, लड़के डकैती करनी है, फायरिंग करनी है, लूट करनी है, जैसे बैंक वगैरह में रॉबरी करते हैं ना, तो उसी तरीके से हर मुल्क में इसको लड़ना है, और हर मुल्क में लड़के इसको वहां से या तो कमीशन तेल पर लेनी है, या अपने तेल को अच्छे तरीके से बेचना है, या अपने वेपन्स को इसे बेचना है, या फिर अपने इसको दलाली खानी है। तो इन चीजों में से अब ये जो मिडिल ईस्ट है, अभी लोगों को नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये डिबेट वहां तक जा ही नहीं सकती, लेकिन मैं अंदर की बात बता रहा हूं। ये मिडिल ईस्ट की यूनिटी है, ये मिडिल ईस्ट की एक जीन हुई है, एक मीटिंग है। चाहे भले ही प्रिंस सलमान कहते हो कि आप अटैक करिए, लेकिन ये भी अमेरिका को फंसाने की चाल थी। इस बार अमेरिका ऐसी धूल चाटेगा कि कभी आपने तसव्वुर नहीं किया होगा। आप हिस्ट्री में इसको लिखा जाएगा, लोग याद रखेंगे। मतलब आप ये कह रहे हिस्ट्री रीराइट की जा रही है। मैं के सिन्हा सर से समझना चाहूंगा, के सिन्हा सर, ये डिफेंस लॉबी का क्या काम है यूएस में? डिफेंस लॉबी। और एक चीज और पूछना चाहूंगा सर, कहते हैं ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ था, जो गोली कान पे छूकर निकली थी, उसमें भी कहीं ना कहीं वो डिफेंस लॉबी या जो कुछ भी, मतलब उस तरह का हिसाब किताब कुछ रहा है। देखिए, अमेरिका में जो डिफेंस लॉबी आप कह रहे हैं, वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, और अमेरिका में वो बहुत स्ट्रांग है, और उनको जो फंडिंग होती है वेरी सिंपल है। पेंटागन डिसाइड करता है, जैसे आप कोई किसी चीज को ले लें, बोइंग को ही ले लीजिए, या जो आपके फाइटर एयरक्राफ्ट बनाते हैं, जो ड्रोन्स बनाते हैं, इन सब मतलब सब कुछ प्राइवेट है वहां पर, गवर्नमेंट का कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का कुछ नहीं, मतलब उसकी पूरी लिंकेजेस पेंटागन से, पूरा पैसा, क्योंकि अभी $1 ट्रिलियन के ऊपर उन्होंने डिफेंस बजट रखा है। डिफेंस बजट, तो उससे, हाँ, डिफेंस बजट $1 ट्रिलियन। अब आप सोच सकते हैं, भारत की आप कंपैरिजन कीजिए, $4 ट्रिलियन की तो अपनी इकोनॉमी है। हाँ, तो उन्होंने ये किया है, और पैसे मुहैया करवाएंगे। देखिए, वहां जो पेट्रो डॉलर की जो कहानी है, वो डॉलर तो छापते हैं, भले ही उनका स्टेट डेट बढ़ता है, उनका 33 करोड़ की, यदि उनकी ये है जीडीपी है, तो उससे 35 करोड़ का तो उनका डेट है अपना ही, क्योंकि वो डॉलर को छापते हैं, और पेट्रो डॉलर के कारण वो चलता है, आज तक ये व्यवस्था चलती है, डॉलर जिंदा है। बात यह है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं, जितने टॉप आप देखिएगा, वो अमेरिका के अंदर में, और उसके अंदर में काफी इंटीग्रेशन है, बहुत सारे उसके अंदर में फौज के लोग जाते हैं, जिसको करते हैं, और ये हर एक कभी भी समय में पूरे अमेरिका के 250 साल के इतिहास को यदि आप देखेंगे, मात्र 17 साल ऐसा रहा है जहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा है। पूरे समय में ये कॉन्फ्लिक्ट रखते हैं, कहीं ना कहीं होगा तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और उसको करते हैं, वहां पैसा जोड़ते हैं, और चीजें छोड़ जाते हैं। लास्ट यदि आप देखिएगा, आप अफगानिस्तान ले लीजिए, अफगानिस्तान में तकरीबन ये 20 साल रहे, जब ये आए थे आफ्टर 9/11, और उससे 22 साल वहां रहे। इस बीच में जो पैसे थे, इनके कॉन्ट्रैक्टर को पैसा मिलता है,
वो आपके हथियार को मुहैया करवाता है, उसको पैसे का तो भुगतान हो ही गई। तो उसके अलावा यदि वो किसी को दे रहे हैं, जैसे आप यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन को यदि उन्होंने $500 बिलियन का हथियार दिया है तो उसको डेट पे चढ़ा देंगे, मगर उसकी फंडिंग तो ऑलरेडी पेंटागन ने किया हुआ है। तो ये विन विन सिचुएशन है। मगर अभी डिफेंस इंडस्ट्रीज जैसे आ रही हैं, भारत भी अब उसको ये हमारी लाचारी रही है क्योंकि हमारी सोच नहीं थी। अब हम बन रहे हैं तो हमारी भी $25 बिलियन की डिफेंस इंडस्ट्री का ऐसा सपना है जो पूरा होने वाला है। चाइना एक बहुत बड़ा डिफेंस इंडस्ट्री, टर्की बहुत बड़ा डिफेंस, साउथ कोरिया। तो अभी सबको समझ में आ चुका है। तो अमेरिका F-35 देना चाहता है भारत को, भारत नहीं लेना चाहता है, तो वो उसको प्रेशर करता है। नाउ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। तो इनकी डिफेंस इंडस्ट्री ऐसी ही चलती है, जो आपने क्वेश्चन पूछा, और ये चलती रहेगी क्योंकि ये कहीं ना कहीं पर अभी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये बात समझ में आ गई। यदि आप वेस्ट एशिया के अंदर में सबसे ज्यादा हथियार सऊदी अरेबिया खरीदता है। जितने भी ये देश हैं, आप कुवैत ले लीजिए, बहरीन ले लीजिए, कतर ले लीजिए, यूएई ले लीजिए, ये सब खरीद रहे हैं। पैट्रियट है, थार्ड है, इतनी महंगी, मान लीजिए उसकी आप उसको मुहैया करवाएंगे तो 1/4 भी प्राइस नहीं है, मगर क्योंकि वही मैन्युफैक्चर करता है वो देता है। और अभी होड़ लगी हुई थी। F-35 बैटलफील्ड में प्रूवन हुआ है कि इट इज नॉट दैट टॉप नॉच। क्यों अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर? उसका मेन कारण था उनके एवेक्स मारे गए हाईएस्ट रेंज पे ऊपर, उनके F-16 गिरे। वो नहीं चाहता है, इसलिए वो नैरेटिव को पैदा करना। अब नैरेटिव नहीं चलता क्योंकि आप ऐसे चैनल हैं, आप ऐसे एंकर हैं, तो उसको आप नहीं चलने देते हैं। आप क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इतनी ज्यादा है, तो इसमें वो रीसेटिंग कर रहा है, अमेरिका भी रीसेटिंग करने की। मगर ऐसी बात नहीं है, उसकी लीड इतनी ज्यादा है। लीड आप ये मानिए, भले ही वो अच्छे लड़ाके ना हो, ज्योग्राफी में यदि आएंगे तो फंस जाएंगे। 7th फ्लीट को लेकर आया था 1971 में, क्यों नहीं यहाँ पर लाया बांग्लादेश को, पाकिस्तान को रोकने के लिए? नहीं ला पाए। ये नहीं कि रशिया की सबमरीन्स आ गई थी, वो आ जाती तो उनके बीच में तो ये जंग नहीं छिड़ता। क्यों नहीं? क्योंकि जब बांग्लादेश 17-18 दिन की लड़ाई हुई थी, उसमें एक देश को काट दिया गया। अमेरिका ऐसे ही करता है, हिम्मत नहीं पड़ती। 4 एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर आकर के उन्होंने वहां पर रॉकेट लगाया। उन्होंने 2 उनके एम्फीबियस ग्रुप आए थे, कहा कि एम्फीबियस लैंडिंग कर देंगे, एयरबॉर्न ग्रुप्स लाए, मगर किया नहीं ना। लेकिन के सिन्हा सर, हॉलीवुड में तो बड़ा तगड़ा एक्शन दिखाते हैं। हॉलीवुड फिल्मों को अगर आप देखेंगे तो उसमें बड़ा माइट दिखाते हैं, मतलब बहुत सुपर पावर दिखाते हैं। मैं तो बड़ा फैन हूँ ऐसे फिल्मों का, मैं तो दिल की बात बता रहा हूँ आपको। वो फिल्मों में तो दिखाते भाई ऐसी आर्मी का कोई टक्कर ही नहीं है, ये तो अंधेरे में भी मछली की आंख का शिकार कर दें, इतना तगड़ा खेल दिखाते हैं। सिल्वर स्क्रीन के ऊपर जो होता था उसका जमाना गया। जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो इसकी नैरेटिव, क्योंकि आप देखेंगे नैरेटिव बिल्ड करते हैं को, नैरेटिव बिल्ड को आज के दिन में, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इतनी ज्यादा है, इतने लोग आ चुके हैं, आप देखिए रील, सोशल मीडिया, सब चीजें सामने आ जाती हैं, आप छिपा नहीं सकते। अदरवाइज ये देखिए, एक मैं चीज बताना चाहता, जो मौलाना साहब ने ऐसा कर दिया कि 72 घंटे में अमेरिका को घुटने टिका देंगे, ऐसा है नहीं। ये गलत आकलन होगा ये कहना। अमेरिका स्टिल ए पावर, वो एक्सटेंडेड है, उसकी जो चीजें हैं वो करने की, जो उसकी स्ट्रैटेजी बनाई है वो गलत, कि आप ग्रीनलैंड ले लेंगे, हम वेनेजुला में जाके कर लेंगे। वो करते हैं, क्यूबा में बोलते हैं हम वहां पहुंच जाएंगे, वहां कर लेंगे, अभी तक करते रहे हैं, मगर तो अब तो सब चैलेंज करते हैं। भारत ने तो 71 में 1971 में चैलेंज किया था उसको, और ये करके दिखाया था कि हम उस समय, अब आप बताइए, उसका भी 50 साल का ऊपर होने वाला समय आ रहा है, और उसके बाद भी आप, यदि आप में जज्बा हो, आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म हो, आप अपने भले ही सब, क्या अभी बताइए ईरान के पास क्या है? ड्रोन है, नहीं, इतना मार खाते फिर भी नहीं सुधरते ना। प्रॉब्लम सर ये भी है, वियतनाम में पिटे, वियतनाम जैसे देश से पिटे, फिर भी अकल नहीं आई। मुझे लगता है ये डिफेंस जो आप बात बता रहे भाई, $1 ट्रिलियन है उसका, वो पैसा जाएगा कहां? वो जाएगा डिफेंस इंडस्ट्री में। जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर, जो प्रोक्योरमेंट का काम देखते हैं, जो प्रोक्योर करते हैं मिसाइलों को, बाकी चीजों को, तो वो तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, वो चाहेंगे लड़ाई हो जाए। अब उनके पास ऑर्डर चला गया होगा पैट्रियट और थार्ड मिसाइल्स का, उनके पास एंटीसेप्टर्स का ऑर्डर चला गया होगा उसी $1 ट्रिलियन में से।
तो ये मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि अमेरिका जीत रहा है, हार रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसको फिर से हथियार बनाने का मौका मिल गया और वहां की डिफेंस इंडस्ट्री फिर से काम पर लग गई, फिर से वो महंगे महंगे हथियार बना रहे हैं। मैं आलोक जी का एक रिएक्शन चाहूंगा, फिर मैं पूर्णिमा जी आ रहा हूं आपके पास। आलोक जी। विवेक जी, मेरा भी आकलन बिल्कुल यही है। देखिए, जिस तरह से इनके इंटरसेप्टर खत्म हुए थे, अमेरिका को एक ब्रेक चाहिए था और उसने ब्रेक लेने के लिए ये पूरा जामा पहना के अभी वो बैकफुट पे है जी। पूरी तरह से वहां हट नहीं रहा है, वो हट नहीं रहा है, आप ध्यान दीजिए। और मेरा ये आकलन है विवेक जी कि नवंबर के इलेक्शन के पहले जिस तरह से ट्रंप की साख गिरी है, जिस तरह से सरकार की साख गिरी है, जिस तरह से ईरान में वो स्टेलमेट में घिर गए हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, ऐसी हार वाली सिचुएशन लेकर के वो नवंबर के इलेक्शन में जनता के पास नहीं जाना चाहेंगे। तो मुझे ऐसी संभावना लग रही है कि कुछ दिनों के बाद इनके जो इंटरसेप्टर और जो हथियारों की आपूर्ति जब थोड़ी हो जाएगी, एक वेव ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और जबरदस्त होगा ईरान में, ऐसा मैं मानता हूं। जी हाँ विवेक जी। जी पूर्णिमा जी, आपका क्या आकलन है? क्या डिफेंस लॉबी इतनी जबरदस्त तरीके से हावी है? देखिए, डिफेंस लॉबी, ऑयल कंपनीज, बैंक्स, आप उनके अगर प्रॉफिट देखेंगे विद जस्ट द लास्ट क्वार्टर, यू विल बी सरप्राइज्ड। बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने रे किया हुआ है। आप नॉर्थरोप ग्रुमन देख लीजिए, आरटीएक्स देख लीजिए, ऑयल कंपनीज देख लीजिए, जेपी मॉर्गन देख लीजिए, लॉकहीड मार्टिन देख लीजिए। सो these are just आंकड़ा जो हमें इंफॉर्मेशन दे सकती है कि यहाँ पे डिफेंस लॉबी कितना पावरफुल है। और पेंटागन का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का रीनेमिंग वाज नॉट जस्ट लाइक दैट, इट कॉस्ट अस $52 मिलियन ऑलरेडी। एक्चुअली अभी बोल रहे हैं कि और ज्यादा लगेगा इसमें, ये जो रीनेमिंग का काम चल रहा है और ये और ज्यादा लगेगा। हम ऑलरेडी एक्सपेंस कर चुके 52 मिलियन। अब आपको बताती हूँ, यहाँ पे पिछले कुछ खुला दिनों खेल में फरूखाबादी चल रहा है, यहाँ एकदम पे दबा के पैसे जो है वो तिया पांचा किया जा रहा है, कायदे से डॉलर इधर उधर हो रहे हैं। पूर्णिमा जी। जी, जो प्रेसिडेंट ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी का क्या है, दो तीन चीज हमें क्या बताया गया था कि स्मॉल गवर्नमेंट, वो लोग बोले थे कि गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे पब्लिक लाइफ के ऊपर। अब देखिए, आप लिटरली उन्होंने बिल्डिंग रीनेम की से लेकर पूल का कलर को लेकर आर्च बनाना, बंकर बनाना, बॉलरूम बनाना, सारे तो आपने लोगों के ऊपर ढकेल दिया। और सारे जो कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया था, वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपने नो बिड कॉन्ट्रैक्ट दिया था। $464 मिलियन वाज एक्सपेंड ऑलरेडी ऑन 10 जेट्स प्लेन्स जो बैठा हुआ है। उसमें से एक कैश पटेल को दिया गया है, FBI डायरेक्टर, बट उसके पास ऑलरेडी है। तो फिर आप पैसा कहाँ आप स्पेंड मुझे कर लगता रहे है हो? जहाँ पे पूर्णिमा आप जी, बोल रहे आपको हो डोनाल्ड small ट्रंप को government, भगवत गीता गिफ्ट करनी चाहिए। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। उनको बोलिए कि थोड़ा सा गीता वीता पे फोकस करें, बस इस सब में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं जाना है साथ में। वो बिना बिडिंग के जो भी कर रहे हैं, जितना भी माल जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए मैं चाहता हूँ वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, जो आया वो जाएगा। तो ये उनको एक गीता गिफ्ट कीजिए, भगवत गीता पढ़ें, खुश रहें और दुनिया को भी चैन शांति से जीने दें। अजिताभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं लौट रहा हूं आपके साथ। अजिताभ जी, प्रॉब्लम ये है कि उनकी स्ट्रैटेजी डे वन से यही रही कि वॉर करना है। आपने डिफेंस डिपार्टमेंट को आपने वॉर डिपार्टमेंट बना दिया, रक्षा मंत्रालय को आपने युद्ध मंत्रालय बना दिया, क्योंकि आपका फोकस क्लियर था। आपने इलेक्शन में कहा कि अमेरिका को अब और वॉर नहीं लड़ना, और जो भी वॉर चल रहा है उसको मैं खत्म कर दूंगा क्योंकि मैं डील मेकर हूं। लेकिन स्ट्रैटेजी कहीं कहीं पढ़ने में चूक हो गई हम लोगों से कि वो वॉर डिपार्टमेंट क्यों कर रहे हैं, युद्ध मंत्रालय क्यों बना रहे हैं। तो बेसिकली मोटो यही था कि वो अपने बिजनेस मित्रों के लिए बहुत सारा बिजनेस लाना चाहते थे, जो काम करने में वो कामयाब हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए विवेक जी, जो रिपोर्ट आई है पिछले क्वार्टर की, अमेरिका में तेल गैस के दाम लगभग 40% बढ़े हैं और वहां की कंपनियों की कमाई लगभग दुगनी हुई है। तो इसी से समझ लीजिए जनता त्रस्त है। $26 बिलियन कहा गया कि ये 4-6 कंपनियां जो है उन्होंने कमाया है वहां पे। तो जनता त्रस्त है और शासन मस्त है।
ये एक गाना, जैसे पूर्णिमा जी ने कहा ना कि रिश्ते नातों की बात की, तो गाना है सारे रिश्ते नाते हम तोड़ के आ गए, अमेरिका के वास्ते हम सब छोड़ के आ गए, पूरे दुनिया को, पार्टनर्स को, सबको भूल बैठे और अपनी सिर्फ जो ट्रांजैक्शनल। और मुझे देखिए कोई आश्चर्य नहीं होगा कल को भारत में जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इस तरह की कुछ और आप आगे अगर देखें पाकिस्तान को उठा के, पाकिस्तान को कभी वो स्टेबलाइज इसीलिए नहीं होना देना चाहते क्योंकि वहां पे जो डिफेंस लॉबी है इनकी, प्रोडक्शन की है, ये सारे बेचना चाहते हैं। तो इस तरह से पूरे खाड़ी के देशों को डिस्टेबलाइज करने के पीछे कहीं ना कहीं इनकी अपनी कमाई है और वो दिख रहा है साफ साफ। अब फिर से ये जो आर्थिक जंग की बात कर रहे हैं, ये क्या है, जानते हुए भी कि कोई पार्टनर इनके साथ नहीं खड़ा रहा है, फिर भी उसी पार्टनर्स को अब टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। कनाडा जैसे देश को अभी लेटेस्ट आपने जैसा बताया विवेक जी, तो ये दिखाता है कि इनकी मेंटलिटी, एक तरफ वॉर मिनिस्ट्री करना, दूसरी तरफ अपने सहायकों, अपने इंटेलिजेंस की, अपने कमांडर्स की बात नहीं सुनना, और विदेश मंत्रालय में अनप्रोफेशनल लोगों को लाके एक अनप्रोफेशनल पूरी पॉलिसी और प्लानिंग, और उसकी वजह से अमेरिका की साख इन्होंने बहुत ज्यादा गिराई है। अशरफी जी, अब इस वॉर का मतलब ऐसे भी नहीं रह गया। मुझे लगता है ईरान को भी अब थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ाकर अब डील पर बातचीत कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी ये अमेरिका के हथियार लॉबी को फायदा पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। इस बात को समझना होगा। मुझे लगता है ईरान में ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझेंगे। जी बिल्कुल विवेक जी, देखिए मैं आपको एक चीज और आपकी नजर डलवाता हूँ। अमेरिका से देखिए ईरान कभी लड़ना ही नहीं चाहता था, और ना ही वो किसी चीज को, ना उसने जंग शुरू की थी, अब वो खत्म नहीं करना चाहता। उसका एक रीजन है। देखिए हार जाना और बात है, और किसी को भगा देना और बात है। अब यहाँ जो ये लड़ाई है, ये हार जाने जीतने की है ही नहीं। ईरान जीतना ही नहीं चाहता। लोग कहते हैं वो हार जाएगा, वो जीत जाएगा, उसकी नजर हार जीत पर है ही नहीं। वो अमेरिका की जो मिलिट्री बेसिस हैं, जो अमेरिका की फोर्सेज हैं, उनको भगा देना चाहता है। वो अमेरिका की मिलिट्री को साफ देखना चाहता है वहां से। उसका वो मतलब ही नहीं है हारना है कि जीतना है। हार अलग चीज है, जीत अलग चीज है। हार जीतने के बाद लोग तो रहते हैं ना, लेकिन वो तो उसका दखल अंदाजी चाहता ही नहीं। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी हमारे बड़े रिस्पेक्टेड हैं, ये कह रहे थे कि मौलाना साहब ने कह दिया 72 घंटे में। उतार के देख रहे हैं ना अमेरिका एक बार अपनी आर्मी को, वहां पर चल जाएगा पता 72 घंटे का या 48 घंटे का। देखिए वो नहीं लड़ सकते ईरान की आर्मी के सामने। हाँ, एयर जो उनका अटैक है वो बहुत स्ट्रांग है यूएस का, ये मैं भी जानता हूं, पढ़ा लिखा हर आदमी जानेगा, इस चीज को मानेगा। लेकिन किसी भी चीज को दादा मानते चले जाना, उसको उसकी बदमाशी सहते चले जाना, ये कहां की मानवता है, ये कहां की इंसानियत है? आपको लगता है कि ये इंसानियत है? किसी भी मुल्क पर कोई अमेरिका की बदमाशी बर्दाश्त किसी अपने... ने नहीं की। वियतनाम ने नहीं की, इराक ने नहीं की, सीरिया ने नहीं की, अफगानिस्तान ने नहीं की, यूएसएसआर ने नहीं की, किसी ने नहीं किया। जवाब हर किसी ने अपने तरीके से दिया। ये वक्त और है कि तालिबान को जवाब देने में लगभग 20 साल का वक्त लग गया। अरे भाई, जिस तालिबान के खिलाफ वो लड़ता रहा, आखिर में उसी तालिबान को उसने सत्ता दी और वो वापस भागा। तो फिर आपने 20 साल की लड़ाई क्यों लड़ी और बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों फूके? क्योंकि फिर आपको अपने हथियार इंडस्ट्री को जिंदा रखना था और आपको वहां की लॉबी के लिए पैसा बनाना था। तो कुल मिलाकर देखिए, खेल तेल और हथियार का एक। सिन्हा सर जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं। सिन्हा सर, देखिए आपने बड़ी बात कही। देखिए अमेरिका कोई भी बैटल को नहीं हारा है, कोई भी वॉर को। ये गलत है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स उसने अचीव किए। ये पहली बार दिखती है जहां पर ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हुआ है। अमेरिका बहुत सातिर है। आपने बड़ी बात की, और जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जो बात की है, उसका क्या है, मिलिट्री तो उसने बना रखी है। और देखिए ऐसा नहीं है, उसने अभी भी आकाश में देखिए, न्यूक्लियर फील्ड में देखिए, वो इसके ऊपर में बीच में ढलान आई थी उसमें, मगर अब वो समझ गया है कि करना क्या है। जो एक आलोक साहब बता रहे थे कि इंटरसेप्टर वो बना लेगा, इंटरसेप्टर 6-6 साल लगेंगे। उसके जो 80% चले गए हैं, वो इंटरसेप्टर चाहे वो थॉट का हो चाहे पैट्रियट का हो, थॉट का 80% चला गया है। बात वो है कि अमेरिका पॉजेस लेता है, और देखिए वो जहां हारता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा लग रहा था कि उसकी इमरजेंस नहीं होगी, तो हिरोशिमा नागासाकी में उसने बॉम्ब गिरा के, वॉर टर्मिनल स्टेज में था ऑलरेडी, जो रशिया था नॉकिंग द डोर ऑफ जर्मनी, मगर इसने गिरा करके पूरी श्रेय अपने पे ले ली और पूरी की पूरी इकोनॉमी खत्म कर दी यूके की, एंड ऑल दे हैव गॉन डाउन द ड्रेन।
अल्टीमेटली यही सर इनको अमेरिका- हथियार अमेरिका बनाना है और को दुनिया भर में इसके आज साथ- को अगर ईरान वॉर खत्म भी हो जाता है तो जी हाँ। कल को कोई और किसी एंड पर वॉर चालू हो जाएगा। हो सकता है ताइवान को लेकर किसी फ्रंट पर वो वॉर छेड़ दे, हो सकता है नॉर्थ कोरिया के साथ भिड़ जाए। नॉर्थ कोरिया के साथ भिड़े ना भिड़े क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और किम जोंग उन अपने सनकपन के लिए जाने जाते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप से बड़े सन की वो निकले तो फिर तो वहां गेम ही खराब हो जाएगा। तो प्रॉब्लम वहां पर भी आ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जहां तेल है जहां पर वहां पर अमेरिका आएगा और वहां पर हथियारों को शोकेस करेगा और अपने हथियार इंडस्ट्री को वो जिंदा रखेगा, क्योंकि दुनिया भर के 30 से 40% डिफेंस मार्केट पर यूएस का इकलौता कब्जा है। ये बात भी उतनी सच है। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।